साइकोलॉजी था, जो कि कॉमन सब्जेक्ट था, और आपको उनकी बातों में साइकोलॉजी और फिलॉसफी सभी का समावेश संस्कृत के साथ मिला होगा, क्योंकि फिलॉसफी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सब लगे हुए ही थे। और ये मेरे पति के भी मित्र हैं, परम मित्र हैं एक तरीके से। तो जो है मुझसे पहले मेरे पतिदेव की मुलाकात इनसे हुई, तो वो सखा भाव का आपने मान रखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। क्योंकि ये आपकी सहजता ही है कि इसी तरीके के एक आयोजन में मैं आपसे मिली और मुझे पता चला कि आप त्रिपुरा से इस समय लखनऊ में पधारे हैं, तो मैंने आपसे आग्रह किया और उस आग्रह को आपने स्वीकार किया। तो आपका बहुत ही हृदय से धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारी आज की विशिष्ट वक्ता डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी, जो छोटी बहन की तरह हैं, उम्र में बहुत छोटी हैं मुझसे, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। साथ ही साथ मैडम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, जिसके हम एक अभिन्न अंग हैं, एसोसिएटेड कॉलेज हैं। आप भी नवयुग कन्या महाविद्यालय में पधारी, आपका भी हृदय से धन्यवाद है। डॉक्टर अश्विनी पांडे जी, जो संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में स्थित है संस्थान, वहाँ पर आप हैं, आपका भी हृदय से धन्यवाद। और आप भुवनेश्वरी जी और जो है अश्विनी जी, जो दोनों लोगों की क्षमताओं से मैं पहले भिज्ञ नहीं थी कि आप दोनों ही इतने अच्छे वक्ता हैं। और अपने मुख्य वक्ता को तो मैं जानती थी कि वो मूर्धन्य विद्वान हैं, पर कुछ समय पहले ही भुवनेश्वरी जी को मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय का सभागार, जो कम से कम 500-600 लोगों से खचाखच भरा हुआ था, और उसका मंच संचालन करते हुए जब देखा इतने कॉन्फिडेंस से, तभी मैंने ये मन बना लिया था कि जल्दी ही हम आपको अपने महाविद्यालय में अपनी छात्राओं के का मार्गदर्शन करने हेतु बुलाएंगे। और आप सभी हमारे जो विद्वान वक्ता हैं, बहुत ही अच्छा उद्बोधन आपने दिया, जो हमारी छात्राओं को मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि संस्कृत का हमारे महाविद्यालय में जो छात्राओं का एनरोलमेंट है वो काफ़ी कम है, इसलिए कुछ और सब्जेक्ट्स की भी छात्राएं बैठी हैं। पर मेरा ये आग्रह कहिए, चाहे ये मेरा ये आप ऑर्डर भी कह सकते हैं, कि जब हम गीता जयंती मना रहे हैं और जब हम संस्कृत भारतीय संस्कृति के विविध आयाम की बात करने जा रहे हैं, और ये फ्लायर्स ग्रुप्स पे सर्कुलेट हो जाते हैं, स्टेटस पे लग जाते हैं, तो सभी छात्राओं के ग्रुप में ऐसे टॉपिक्स पर जब व्याख्यान होना है या संगोष्ठी होनी है, तो वो छात्राओं के बीच सर्कुलेट होता है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप जिस भी सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित हो, वहाँ पर आप उपस्थित हों, कि आप जो ज्ञान की छींटें पड़ेंगी उसमें से कुछ आपको भी मिल सके। वो जिज्ञासा तो होनी चाहिए, जिसकी तरफ हमारे तीनों ही जो वक्ता हैं उन्होंने लक्षित किया। जैसे कि पवन जी ने ही कहा कि हम इंद्रियों के वशभूत ज़्यादा रहते हैं, कि हम अपने सखा भाव में ही कहीं कैंपस में ही बैठ के बातें कर रहे होंगे, और जो है ऐसा नहीं कि सभी क्लास ही कर रहे होंगे। और अगर क्लास कर रहे हैं, क्लास में तो आपको वो शिक्षिका रोज ही मिलती हैं और आपको ज्ञानवर्धन जो करती हैं, आपको सिलेबस पढ़ाती हैं। पर जब स्पेशल लेक्चर्स होते हैं, वो आपके ज्ञानवर्धन करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और शिक्षिकाओं की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे व्याख्यानों को सुनने के लिए छात्राओं को प्रेरित करें, क्योंकि ये हमारी नई शिक्षा नीति के का जो है उसमें हमसे ये सोचा जाता है कि हम इस तरीके की कार्य करेंगे। और अगर इतने विद्वान वक्ता हम कॉलेज में आमंत्रित कर रहे हैं और वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर कॉलेज में आ रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि छात्राओं की ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति हो। और अगर उपस्थिति नहीं है तो मैं ये सब्जेक्ट टीचर से कहना चाहूँगी कि कम से कम उन छात्राओं का जब आप इंटरनल असेसमेंट करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखा करें, क्योंकि ये इस उम्र में जो है आप बहुत चीज़ें अगर मानना नहीं चाहते हैं
तो आपको फोर्सफुली मनवाना भी पड़ता है, क्योंकि जैसा अभी पवन जी ने कहा कि मिट्टी के घड़े हैं आप, उस पर जो चिन्ह बन जाएंगे वो आगे आपके पूरे जीवन भर रहने वाले हैं। तो जब आप संस्कार ही नहीं होंगे, संस्कृति का पालन आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि संस्कार संस्कृति सब एक दूसरे से जो है जुड़े हुए ही हैं। और शायद आप में संस्कार और संस्कृति का ही ह्रास हो रहा है, क्योंकि आप छात्राएं हैं और ऐसे ही मंचों पर मैं आपसे बात कर पाती हूँ। जो भी एक घटनाक्रम हुआ कि एक युवा ने, लड़की ने जो है अपने माँ बाप को एकदम, जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनकी बात को ना मानते हुए उनको दरकिनार कर दिया और उनसे संबंध ऑलमोस्ट खत्म कर लिए, और सिर्फ एक लड़के के पीछे। और उसका ये, क्योंकि ये जो हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, विविध आयाम, ये उसके अंतर्गत ही आता है कि क्यों हमारे समाज में इतने ह्रास देखने में आ रहा है। तो उसका नुकसान भी किसे भोगना पड़ा? उस लड़की को ही भोगना पड़ा कि उसको 36 टुकड़ों में कट कर वो मिली। तो ये आपको देखना है कि आप कैसा जीवन चुनना चाहते हैं। और जो आपसे बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, तो नेचुरल सी बात है, उनसे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं हो सकता। ये आपको एक गांठ बना लेनी चाहिए। आपको इस उम्र में लगता है कि प्रेम ही सब कुछ है, तो वो प्रेम अलग है, वो इन्फैचुएशन भी हो सकता है, जो शायद प्रेम तक पहुंचा ही ना हो, वो आपको प्रेम लग रहा हो। इसी तरीके से ये घटनाक्रम आए दिन हो रहे हैं। अभी लखनऊ में ही एक छात्रा जो है इतनी ऊंची मंजिल से फेंक दी गई और जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके के घटनाक्रम जब बढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में जो ह्रास हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। और उसका मेन कारण ये नहीं कि माँ बाप आपको कुसंस्कारित कर रहे हैं, आप खुद कुसंस्कारित हो रहे हैं। आप जो सोशल मीडिया है उसके प्रभाव में ज़्यादा हैं, आप अपना जो पीयर ग्रुप है उसके प्रभाव में ज़्यादा हैं, पर जो आपके हितैषी हैं आपको उनकी ही बातें, चाहे वो आपके गुरुजन हो और चाहे आपके माता पिता हों, उनकी बातें ही आपको सबसे कड़वी लगती हैं। पर यह भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कड़वी बातें हो, कड़वी दवाई ही आपका स्वास्थ्य वर्धन करती है, आपके रोग को दूर करती है। तो उसी तरीके से जो आज आपको कड़वा लग रहा है, पर उसके जो अंतर्निहित है वो आपका स्वास्थ्य लाभ, चाहे वो मानसिक, चाहे शारीरिक, चाहे आपके पूरे जीवन के लाभ के लिए आपके माँ बाप और आपके गुरुजन आपसे कहते हैं। तो अगर हम संस्कृत के विविध आयाम की बात कर रहे हैं, तो हमारे तीनों ही वक्ताओं ने ये बातें कही कि हमको किस तरीके से हम जीव तो हैं, पर इस जीव वो बायोलॉजिकल आप फैक्टर्स के आधार पर हम कह रहे हैं कि हम जीव हैं, पर हम अगर मनुष्य और एक संस्कारित मनुष्य होना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने संस्कारों का पालन करें। और उस संस्कार में भाषा भी एक आयाम होती है कि और क्योंकि संस्कृत सभी हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं उनके मूल में है, तो संस्कृत भाषा को भी जो उसके संवर्धन में हम जो भी कर सकते हैं वो करें, और जो लोग कर रहे हैं उनका हम अभिनंदन करें, उनका वो स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक हमें पता, हम जानते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि संस्कृत को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, और यहाँ तक कि संस्कृत के शिक्षक को भी खासतौर पे जो स्कूल्स में होते हैं वहाँ पे बच्चे उसको एकदम इग्नोर ही करते हैं, या संस्कृत के टीचर को भी उस तरीके से नहीं लेते हैं। पर जब आपसे आज पवन जी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए आपको जो सरलता से समझ में आ जाए ये चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो यही एक विद्वान जो विद्वत जन है उसका कार्य है कि समाज में जो भी वो कर रहा है उसकी उपादेयता क्या है वो उस समाज तक पहुंचा सके। तो हमारे तीनों ही विद्वत जनों ने जो अपने व्याख्यान से आपके व्यक्तित्व में जो विकास हो सकता है, आप समाज में आपको कैसे रहना है, आप सिर्फ होमो सेपियंस
एक स्पीशी ना रह जाएं, आप एक परिष्कृत मनुष्य के रूप में डेवलप हों। तो इस सब के लिए क्या ज़रूरी है, किस प्रकार से हमको अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हों और विश्व में हम अपने आप को स्थापित कर सकें। क्योंकि यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हम विश्व में आगे बढ़ रहे हैं। और रिसेंटली ही हमें अध्यक्षता मिली है G20 की, क्योंकि हम अपनी संस्कृति की ओर बढ़े हैं, उसको और प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हो, चाहे हमारे आर्थिक चीज़ों के माध्यम से हो। तो वो आपको G20 की अध्यक्षता, और इस तरीके से जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, तो उनको सब जगह जो सम्मान मिलता है वो दिखाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हमें उस दिशा में कार्य करना होगा कि हम डेवलपमेंट तो करें, विकास तो करें, पर उसके साथ साथ जो हमारा मूल है, जो हमारा मेरुदंड है, उससे हमें भटकना नहीं है। इसी तरीके से जैसे अवसाद में पवन जी ने कहा कि आप अगर जो संतुलन का बिंदु है उससे इधर उधर जाते हैं तो वो अवसाद या जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। कभी आप मैनिक फेज में होते हैं, कभी अवसाद डिप्रेशन में होते हैं। पर अगर आप संतुलित हैं तो वो चीज़ें नहीं होंगी। और इसका माध्यम एक योग भी हो सकता है, और नेचुरोपैथी यानी जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें भी निहित है, और उसका मूल आपकी प्राकृतिक खेती में है। क्योंकि जो हम अडल्ट्रेटेड फूड खा रहे हैं वो फूड हमें ना खाना पड़े, तो उसके लिए भी प्राकृतिक खेती करें। तो एक तरीके से प्रकृति क्या है, वो हमारा वो नेचुरली हमें मिली, वही हमारा मूल है और वही हमें आगे स्वस्थ रख सकती है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। जो कार्यक्रम की संयोजिका हैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी, आपका भी आपको बधाई कि आपने इतना अच्छे से कार्यक्रम को संचालित किया। संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर रीता तिवारी जी, आपका भी धन्यवाद कि आप संस्कृत विभाग को आप दोनों लोग मिलकर इतने अच्छे से चला रही हैं। और इस तरीके के विद्वत जनों का आगे भी संगोष्ठियाँ और व्याख्यान होते रहें, जिससे कि हमारी छात्राएं लाभान्वित हों और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल हो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के व्याख्यान आयोजित हों। तो आप सभी का फिर से हृदय से धन्यवाद।